प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारी अब तक कक्षा 9th में संस्कृत खंड कंप्लीट हो गया है, तो आज से हम काव्य सौंदर्य के तत्व और हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के बाद फिर काव्य पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व हैं: रस, छंद, अलंकार। आज हम पढ़ेंगे इन काव्य सौंदर्य के तत्व में से सबसे पहला तत्व रस। रस किसे कहते हैं? किसी भी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं, कोई कविता है, या हम उसको सुन रहे हैं, कोई और पढ़ रहा है, या हम किसी मंच पे अभिनय के द्वारा उसको देख रहे हैं, तो काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव। इस विभाव के भी 2 भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तीसरा अंग है अनुभाव और चौथा अंग है संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं। तो सबसे पहले हम इन अंगों के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? मनुष्य के हृदय में सोई हुई अवस्था में हमेशा रहने वाले ऐसे भाव जो कोई अनुकूल कारण से जाग जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। बच्चों, स्थायी भाव हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो स्थायी भावों को साथ लेके ही पैदा होता है। वो स्थायी भाव हम सभी में होते हैं, लेकिन वो सोई हुई अवस्था में होते हैं और कोई अनुकूल या उचित कारण पाकर उनमें से कोई स्थायी भाव जाग जाता है। वो स्थायी भाव क्या हैं? जैसे प्रेम, क्रोध, हंसी, दुख, भय, आश्चर्य, उत्साह आदि। आप देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सारे भाव आपके पास भी हैं, लेकिन ये सब सोए हुए रहते हैं। कोई अनुकूल कारण मिलता है तो इनमें से कोई जाग जाता है। जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, शांत पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बिना किसी बात के मैं अचानक आपके पास आता हूँ और आपकी कॉपी उठाकर उसको फाड़ देता हूँ, तो क्या होगा? आपका कौन सा स्थायी भाव जाग जाएगा? क्रोध जागेगा ना। आपका क्रोध स्थायी भाव जाग जाएगा, क्योंकि कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, आप शांत पढ़ रहे थे, आपके वो स्थायी भाव सारे शांत थे और अचानक मैं आया, बिना किसी बात के मैंने आपकी कॉपी उठाई और फाड़ दी, तो आपको एकदम से क्रोध आएगा। तो आपका वो स्थायी भाव क्रोध जाग गया, एक उसे अनुकूल कारण मिल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा स्थायी भाव क्या होते हैं। दूसरा अंग देखते हैं रस का, विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भावों को जगाने और उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब है किसी चीज को और तेज करना, तीव्र करना। स्थायी भावों को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव हृदय में भावों को जगाते भी हैं और उद्दीप्त भी करते हैं। इसी आधार पर विभाव के 2 भेद होते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी के हृदय में कोई भाव जागता है, तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं।
आलंबन विभाव का मतलब वो कारण जिसकी वजह से आपके सोए हुए स्थायी भावों में से कोई स्थायी भाव जाग जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं और मैंने बिना बात के आपकी कॉपी फाड़ दी, तो मैं क्या हुआ? आलंबन विभाव। आपके क्रोध नामक स्थायी भाव को जगाने का मैं कारण बना, तो मैं क्या हुआ? आलंबन विभाव। एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं कि मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शांत तरीके से, आपके वो सारे स्थायी भाव सोए हुए हैं और अचानक से आपकी कक्षा में एक सांप आ जाता है। तो उस सांप को देख के भी क्या होगा? आपका स्थायी भाव भय, डर, वो जाग जाएगा। तो यहां पे सांप क्या हुआ? आलंबन विभाव। क्यों आलंबन विभाव है? क्योंकि वो उसने आपके स्थायी भाव भय को जगाया। तो जो स्थायी भाव को जगाने का कारण होता है उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा भाग है इसका उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब मैंने पहले ही बताया, किसी चीज को और तेज करना, उद्दीप्त करना। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, किसी के हृदय में जागे हुए स्थायी भावों को तीव्र या उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप कक्षा में बैठे शांत भाव से पढ़ रहे हैं, आपके स्थायी भाव सोए हुए हैं और अचानक से एक सांप आ जाता है। तो वो सांप क्या हुआ? आलंबन विभाव। उस सांप को देखकर आपका स्थायी भाव भय जाग गया। अब उद्दीपन विभाव क्या है? आपके उस जागे हुए भाव को और उद्दीप्त करना, और तेज करना। तो वो कैसे होगा कि उस सांप ने अब आपकी तरफ देखा, अपना फन फैलाया और आपके ऊपर फुंकार मारी, तो अब क्या होगा? आप और ज्यादा डरने लगेंगे। आपका जो स्थायी भाव भय जाग गया है वो और उद्दीप्त होने लगेगा। तो ये होता है उद्दीपन विभाव। तो दो अंग हो गए रस के। स्थायी भाव किसे कहते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया, विभाव क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया। तीसरा अंग है रस का अनुभाव। किसी के हृदय में स्थायी भाव के जाग जाने पर उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं मतलब हरकतें होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जब आपका स्थायी भाव जाग गया, वो उद्दीप्त हो गया, अब उसके बाद आपके शरीर की जो हरकतें होंगी, जो चेष्टाएं होंगी, वो क्या कहलाएंगी? अनुभाव। सांप ने फुंकार मारी, फन फैलाया, अब आपका स्थायी भाव उद्दीप्त हो गया। अब आपके शरीर की क्या चेष्टाएं होंगी? आप चिल्लाने लगेंगे, आप डर के इधर उधर भागने लगेंगे, आपको पसीने पसीने आने लगेंगे, आप डर के मारे कांपने लगेंगे। तो ये सारे क्या हैं? आपके शरीर की हरकतें, चेष्टाएं। तो ये सब क्या कहलाती हैं? अनुभाव। और चौथा अंग है संचारी भाव। किसी के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थाई मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह बनते और स्वयं मिटते रहते हैं। संचारी भाव स्थायी नहीं होते, ये पल भर के लिए हमारे मन में विचार आते हैं और अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जैसे पानी का बुलबुला होता है, वो अपने आप बनता है और एक पल में फिर अपने आप खत्म भी हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन में विचार आते हैं और पल पल में वो खत्म भी होते जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब सांप के बाद आपके शारीरिक चेष्टाएं हुई, आप दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, कांपने लगे, ये अनुभव हुआ, तो फिर आपके मन में अब विचार आएंगे अलग अलग कि ये सांप आज मुझे काट खाएगा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, मेरे मुंह से झाग निकलने लगेंगे, मेरे घर वाले रोएंगे। तो ये पल पल में आने वाले विचार हैं जो पल पल आते हैं और पल पल खत्म हो जाते हैं। तो ये रस के चार अंग थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों अंगों से मिलकर ही रस बना है। आगे चलते हैं। आपके सिलेबस में कक्षा 9 में केवल ये दो ही रस हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। वैसे पूरी संख्या में ये 9 रस होते हैं और हर रस का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव आपने समझ लिए क्या होते हैं? जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं लेकिन सोई हुई अवस्था में रहते हैं, सबके साथ होते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं।
तो हर रस के 9 रस होते हैं, हर रस का एक स्थायी भाव होता है, लेकिन आपकी कक्षा 9 के सिलेबस में आपके लिए केवल उन 9 में से 2 ही रस हैं। पहला श्रृंगार रस और दूसरा वीर रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब प्रेम। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, यानी कि जोश। तो ये दोनों रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अब हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? कहाँ होता है श्रृंगार रस? नायक और नायिका के मन में स्थित स्थायी भाव से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। समझ में आया आपको? नायक और नायिका के मन में स्थित जो स्थायी भाव है, उससे जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। यहाँ श्रृंगार के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार। संयोग का अर्थ ही होता है मिलन या मिलना। और दूसरा है वियोग श्रृंगार, जो इसका विलोम है, उल्टा है। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना या अलग होना। तो हमें इन दोनों की ही परिभाषा और दोनों के उदाहरण समझने हैं। श्रृंगार रस के ये 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो देखते हैं सबसे पहले संयोग श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा क्या है? बहुत आसान सी परिभाषा है। जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? किसी भी काव्य को जब पढ़ें और कोई भी उदाहरण हो और उसमें यह दिखाई दे कि नायक और नायिका का मिलन, मिलन का मतलब नायक और नायिका साथ साथ हैं, दोनों का संयोग है, तो वहां पर कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस। साधारण सी परिभाषा, जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहौ करे बोहनु हसे दैन कहे नटी जाई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहौ करे बोहनु हसे दैन कहे नटी जाई। इस उदाहरण में श्री कृष्ण और राधा, नायक और नायिका दोनों साथ हैं, इसीलिए संयोग श्रृंगार रस है। बतरस लालच लाल की, श्री कृष्ण से बातों के आनंद, बात करने के आनंद के लालच से राधा ने उनकी मुरली को लुका दिया। लुकाई का मतलब छुपा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी मुरली से बहुत प्रेम करते थे और उनकी मुरली उनके साथ हमेशा रहती थी। तो राधा को लगता था कि ये तो मुरली के साथ ही रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते। तो इसीलिए राधा को लगा कि मुझसे बात करें, श्री कृष्ण से मैं बात करूं और उन बातों का आनंद लूं। इस लालच में उन्होंने उनकी मुरली को कहीं छुपा दिया। श्री कृष्ण को एहसास, आभास हो गया कि मुरली जब उनकी नहीं मिली तो राधा ने छुपा दिया। तो उन्होंने राधा से उस मुरली को देने के लिए कहा। तो सोहौ करे, सोहौ का मतलब है सौगंध, बोहनु हसे, बोहनु का मतलब है जो हमारी आंखों के ऊपर होती है पलके, उसे कहते हैं बोहनु। तो राधा ने सौगंध खाकर कहा, सौगंध देकर कहा कि मेरे पास मुरली नहीं है, परंतु उनके पलके हंस रही थी, जिससे ये पता लग रहा था कि मुरली इन्हीं के पास है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी मुरली दो, दैन कहे, देने के लिए कहा, तो नटी जाई, तो राधा जी नट गई कि मेरे पास मुरली नहीं है। तो यहाँ राधा और कृष्ण दोनों साथ साथ हैं, नायक नायिका हैं, दोनों का मिलन है, इसीलिए इस उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है। आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए और ये उदाहरण याद होना चाहिए। परिभाषा एक बार और देख लीजिए। संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। बहुत ही सिंपल साधारण सी परिभाषा है। उदाहरण,
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे वो हनु हसे दैन कहे नटी जाए। अगला देखते हैं अब इसी का भाग, वियोग श्रृंगार रस। बिल्कुल वैसी ही परिभाषा है, सिर्फ वहां मिलन है और यहां बिछुड़ना है। जहां नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देख लीजिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जब रावण सीता को उठा के ले गया तो राम सीता को खोजते फिर रहे हैं, वो वनों में भटकते फिर रहे हैं। वो खग पक्षियों से, मृग हिरणों से, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर कहते हैं भंवरों को, भंवरों के समूह से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या तुमने मेरी मृगनैनी, मृग मतलब हिरन और नैनी मतलब हिरनी जैसी आंखों वाली, क्या तुम लोगों ने मेरी हिरनी जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है। तो यहाँ पे नायक कौन है, श्री राम, नायिका कौन है, सीता, लेकिन दोनों क्या हैं, बिछड़े हुए, अलग अलग हैं। सीता को रावण ले गया, राम से वो दूर है, तो राम उनके वियोग में है, नायक और नायिका बिछड़े हुए हैं, इसीलिए इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार रस है। पुनः परिभाषा देख लीजिए, वियोग श्रृंगार रस, जहां नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये था श्रृंगार रस, श्रृंगार के दोनों भेद, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। दूसरा रस है आपके सिलेबस में वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या था, उत्साह। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में स्थित स्थायी भाव उत्साह के जागने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। किसी भी कठिन काम को करने के लिए या युद्ध है, हृदय में स्थित स्थायी भाव उत्साह, जोश, वो जाग जाता है और उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही वीर रस कहते हैं। उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। यहाँ पे राणा प्रताप की वीरता के बारे में बात हुई है। वो चेतक, उसके घोड़े का नाम था, वो अपने चेतक पर चढ़कर तलवार उठाकर और सभी भूतल पानी को, भूतल का मतलब है जो पृथ्वी थी, उस पर पानी पानी कर देता था, खून यानी कि, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो आप लोग ये परिभाषा कॉपी में भी लिखेंगे, उदाहरण भी कॉपी में लिखेंगे और आपको ये परिभाषा और उदाहरण याद होने चाहिए। आपके सिलेबस में केवल ये दो ही रस थे, श्रृंगार रस और वीर रस। समझ में आ गया होगा आपको। अगला छंद हम कल पढ़ेंगे।